हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पैरामाउंट जीएस जोन। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का। तो आज हमारी हिस्ट्री की सीरीज आगे बढ़ेगी और हिस्ट्री के सेगमेंट में हम देखेंगे वैदिक पीरियड को, वैदिक एज को। तो जिस तरह से हमने लास्ट वीडियोज़ में इतिहास को आगे बढ़ाया और लास्ट वीडियो हमारी रही हड़प्पा सभ्यता पर, जिसके पार्ट 2 हैं। तो आप कहीं ना कहीं उन दोनों चैप्टर्स को देखिए, दोनों वीडियोस को देखिए, उसके बाद आगे की श्रृंखला में आप वैदिक काल वाली इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एक बार शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जल्दी से जुड़ें हमारे चैनल के साथ। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी हिस्ट्री के सेगमेंट में, ये वैदिक काल या वैदिक संस्कृति की ओर। तो हम बात करें अगर भारतीय इतिहास की, खासतौर पर प्राचीन भारत में, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में अगर एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात करें हम, तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, फिर उसके बाद वैदिक एज, फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन चारों खंडों में से या चैप्टर्स में से सर्वाधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम अगर आप इन पार्ट्स को, जो मेरे लेक्चर्स हैं, उनको कवर कीजिए और इधर उधर से जो है थोड़े से और फैक्ट अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिए। आप बेहतर तरीके से बिल्कुल कॉन्फिडेंसली इन सारे जो क्वेश्चंस हैं एंशिएंट हिस्ट्री के आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे, उन सबको टैकल कर ले जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम आज के सेशन में। तो वैदिक काल की हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो एक नगरीकरण की सभ्यता थी या शहरी सभ्यता कहें, उसके पतन के बाद एक नई संस्कृति का उदय हुआ भारतीय भूमि पर, और भारतीय इतिहास में से वैदिक काल या वैदिक संस्कृति के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें तो इस संस्कृति का जो उद्भव है वो आर्यों ने किया और आर्यों ने इसका निर्माण किया, एक नई सभ्यता का। तो हम आर्यों की बात करते हैं तो जितने भी हम बात करते हैं भारत में जो बाहर से जनजातियां आई, हम कहें जितनी भी यूनानी से और पार्थियंस और ये सारे जो जितने भी, या हम बात करें अरब, तो ये कहाँ से आई? बाहर की जनजातियाँ, यूरोप और ईरान और इन सब से आए। तो भारत के जो हिमालय क्षेत्र में दर्रे हैं, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा को जोड़ते हैं, खैबर दर्रा, बुलंद दर्रा और गोमल दर्रा, इन सारे जो दर्रे हैं, इन्हीं से होकर के तरह तरह से विभिन्न जनजातियाँ आई। उसी प्रकार से एक जनजाति कहें हम आर्य, जो कि भारत में प्रवेश किए और भारत पर एक नई सभ्यता का उन्होंने निर्माण किया। जैसे बात करें हम हड़प्पा सभ्यता की, तो जो हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति की हम बात करें तो उससे कहीं ना कहीं जो पतन है हड़प्पा सभ्यता का, उनमें एक पॉइंट यह भी महत्वपूर्ण होता है कि आर्यों का जो अटैक हुआ था, तो उसी से हड़प्पा सभ्यता की कुछ पतन की, या कहें उनकी संस्कृति को उन्होंने दबा लिया और उसके ऊपर एक नई संस्कृति का विकास किया, जिसे हम वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता के रूप में पढ़ते हैं, जो कि भारतीय इतिहास में एक नया दौर लेकर आती है। अब हम वैदिक काल की बात करें तो इसको 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं ना। तो वैदिक एज की बात करें या वैदिक काल की बात करें तो इसको हम 2 तरह से पढ़ते हैं, 2 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 होता है पूर्व वैदिक काल, और फिर आता है दूसरे क्रम में उत्तर वैदिक काल। अब इसको जो है हम किस आधार पर डिवाइड करते हैं, उसका आधार है वेद। जैसा कि आप जानते हो कि भारत के प्राचीन इतिहास में वेद जब आए वैदिक सभ्यता में, तो वहाँ से हम कह सकते हैं इतिहास की शुरुआत बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि हमारे पास साहित्यिक स्रोत पहली बार आए जो कि पढ़ने योग्य थे, जिसे हम पढ़ सकते हैं। उसी के आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है। हम बात करें तो वेद पर, अब वेद का जो है, जो विद धातु से मिलकर बना है ना, विद। अब विद धातु जिसका अर्थ क्या है? जानना, है ना। अब वेद की बात करें हम तो 4 प्रकार के वेद लिखे गए वैदिक काल में। अब पहला जो वेद आता है, सबसे पहले लिखा गया वेद ऋग्वेद, फिर आता है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है पूर्व वैदिक काल में, जिसका हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1500 बीसी से लेकर के इसका टाइम पीरियड है 1000 बीसी, है ना। ईसा पूर्व में ही चल रहे हैं हम, ईस्वी में नहीं प्रवेश किया अभी हमने। तो 1000 बीसी तक रहा, और इसी समय काल में जो है ऋग्वेद का निर्माण हुआ, और इसी ऋग्वेद ग्रंथ के नाम पर इसको जो है पूर्व वैदिक काल को ऋग्वेदिक काल भी कहा जाता है। ठीक है,
ऋग्वेदिक काल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऋग्वेद ग्रंथ या वेद की जहाँ निर्माण हो चुका था, तो इस आधार पर इसे ऋग्वेदिक काल भी कहते हैं। और बाकी जो 3 ग्रंथ बचते हैं, हम बात करें सामवेद की, सामवेद, यजुर्वेद और अंत में हमारा चौथा वेद है अथर्ववेद। ठीक है, अब इसका हम बाद में अगले खंड में इसको विस्तार से जानेंगे। इस वेदों में क्या क्या विशेषताएं, इनकी कितने प्रकार से इनके खंड बटे हुए, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, उसका हम अध्ययन करेंगे। क्या क्या मेन फंक्शंस हैं इनके और क्या पॉइंट है। तो जो 3 वेद बचते हैं उसका कहीं ना कहीं निर्माण उत्तर वैदिक काल में हुआ। इसका टाइम पीरियड जो है 1000 BC से हम बात करें तो कहीं कहीं वेरी करता है, लेकिन 600 BC तक इसकी मान्यता है, 600 BC तक रहता है। इसी खंड में इन 3 बचे हुए वेदों को जो है पूर्ण किया गया। तो इस आधार पर हम वैदिक सभ्यता का डिवीजन करते हैं। ठीक है, समझ पाए आप लोग। अब आगे की हम सबसे पहले जो है ऋग्वेदिक काल या वैदिक या पूर्व वैदिक काल को पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस पर डिस्कस करने, जैसे ऋग्वेदिक काल की हम बात करें तो सर्वाधिक पहला पॉइंट, अब हम इसको थोड़ा सा डिलीट करें। अब हम चलते हैं पहले खंड पर। पहले हम पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास रखेंगे उत्तर वैदिक काल की। ठीक है, अब मेन हम बात करें ऋग्वेदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में, जिसका टाइम पीरियड आप देख पा रहे हैं 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक माना जाता है। तो अब हम बात करें भारतीय इतिहास में, तो 20वीं सदी के शुरुआती दशकों तक यह माना जाता था कि जो आर्य हैं हमारे, जिन्होंने इस संस्कृति का निर्माण किया, वो आर्य एक जाति है ना। फिर समय के साथ जैसे जैसे भाषा वैज्ञानिकों ने खोज की और उस आधार पर ये सिद्ध किया कि जो आर्य हैं वो आर्य एक भाषा ही समूह है, ना कि कोई जाति, है ना। हम बात करें आर्य की तो भाषा ही समूह है जो क्या करता है, इंडो यूरोपीय बोली को बोलता है ना, इंडो यूरोपीय बोली को बोलता है जिसका। तो इसी आधार पर कहा कि जो आर्य आए, जो संस्कृति का उन्होंने विकास किया, वो क्रम में आए, है ना। क्योंकि अब यह भी सवाल उठता है कि आर्य वास्तव में उनका मूल निवास स्थान क्या था, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो हम बात करें अगर आर्यों की, तो आर्य सबसे पहले, जैसे हम भाषाई समूह के आधार पर कहते हैं, तो इसका सबसे अच्छा बेस है कि जो हमको ग्रंथ या अभिलेख मिलते हैं उस आधार पर हम कहते हैं कि किस प्रकार आर्य जो है आगे की ओर बढ़े। अब यूरोप में हम बात करें तो कहीं ना कहीं यूरोप की अगर क्लाइमेट की बात करें और भारत की क्लाइमेट की बात करें तो उस समय भी ऐसा ही जो है क्लाइमेट था और उसी आधार पर यहाँ रहने योग्य अब जो है व्यवस्था अच्छी थी। तो इस आधार पर विभिन्न प्रकार के जो है जनजातियां माइग्रेट करती रहती थी और उस आधार पर एक आर्यों की शाखा भारत में आई। माना जाता है कि आर्यों की 7 शाखाएं थी जो विभिन्न तरह से कहीं एशिया के कुछ बाहरी क्षेत्रों में पहुंची और एक शाखा उनमें से भारत में भी आई। तो हम एक शाखा जो भारत में आई आर्य, उन्होंने ही वैदिक काल या वैदिक संस्कृति का निर्माण किया। तो अब बात कर रहे थे हम किस पर, कि भाषाई समूह है आर्य। तो इस प्रकार जो कि क्या करता है, भाषाई समूह भारोपी भाषा बोलता है। हम बात करें भारत और यूरोपीय भाषा को बोलता है। इस आधार पर हम कहते हैं कि आर्य, जिस प्रकार हम जाति के आधार पर देखें तो जाति नहीं बल्कि एक भाषाई समूह है जो कि कौन सी भाषा बोलता है, भारोपी भाषा। अब हम बात करें तो किस प्रकार से इनका जो है माफ कीजिए उद्भव माना जाता है और उद्भव के आधार पर जो माइग्रेट हुए थे किस प्रकार इनका क्रम रहा, कौन सी स्थान से आए। तो सबसे पहले इसके साक्ष्य मिलते हैं। अगर हम मध्य एशिया की बात करें तो मध्य एशिया में सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख मिलता है कस्साइट अभिलेख। ठीक है, अब कस्साइट अभिलेख पर भाषाई समरूपता है और उसके आगे फिर और देखें हम तो ईरान का, जैसा कि ईरान का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका जैन-ए-अवेस्ता, है ना, जैन-ए-अवेस्ता। तो इस पर और भारत का अभिलेख है जो भारत का माफ कीजिए साहित्यिक स्रोत है वेद, जो कि वैदिक काल का महत्वपूर्ण आधार है। तो वेद की हम बात करें भारत में तो ऋग्वेद, यह जो है इस भाषा का आधार है कि किस प्रकार जो आर्य थे उनका एक क्रम रहा जिस आधार पर जो समरूपता दिखाई देती है
मध्य एशिया से लेकर भारत के ग्रंथों में, या हम बात करें अभिलेखी साक्ष्यों के आधार पर, तो उस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्य जो है मध्य एशिया से विकसित एक क्रम में आगे की ओर बढ़े, और उनकी शाखाओं ने जिस प्रकार भारत में वेदों का निर्माण किया, सबसे पहले ऋग्वेद की जो समरूपता है वो जैन अवस्था के साथ मिलती है, जो भाषा शैली है या बोली है उनके उच्चारण में काफ़ी समानता मिलती है। तो इस आधार पर कहते हैं हम कि आर्य जो है माइग्रेट करते हुए भारत में आए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण साक्ष्य हमने देखा। अब हम बात करें कि क्वेश्चन उठता है कि जो आर्य हैं उनका वास्तविक स्थान कौन सा था, कौन सा मूल स्थान था यहाँ से जो लोग आए। तो इसमें जो है हम बात करें 20वीं शताब्दी, जैसा मैंने पहले बताया, उसके प्रारंभिक दशकों पर ये महत्वपूर्ण चर्चा रही इतिहास की। तो उसमें पाया गया कि कुछ भारतीय जो कहें आधुनिक भारत में सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकारों या फिर महत्वपूर्ण देश राष्ट्र भावना प्रेरित करने वाले लोग थे रहे, उनमें से बाल गंगाधर तिलक जी रहे। उन्होंने बताया कि आर्य जो है आर्कटिक जो प्रदेश है भूमि पर, या उत्तरी ध्रुव की बात करें यहाँ से आए। स्वामी दयानंद सरस्वती मानते हैं कि जो लोग तिब्बत से आए। अब स्वामी दयानंद सरस्वती याद आया तो एक फैक्ट और है, क्योंकि वेदों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है भारतीय इतिहास में, और अभी भी ये आधुनिक भारत में भी महत्वपूर्ण नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। तो कहीं ना कहीं जो ज्ञान की मूलभूत बातें हैं वो हमारे वेदों से ही निकलती हैं। तो इस आधार पर ये महत्वपूर्ण आधुनिक भारत का एक हम कहें तो इनका जो नारा है वो किसका है, स्वामी विवेकानंद का, कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, और हम बात करें अविनाश चंद्र दास की, इनका मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत का सप्तसेंधव क्षेत्र है, जो कहीं ना कहीं पंजाब में आता है। और अंत में सबसे एक विलियम जोन्स है, उन्होंने भी मध्य एशिया और यूरोप को माना है इनका मूल निवास स्थान आर्यों का। और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है मैक्स मूलर जी का, जिन्होंने बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है, जिसका आधार उन्होंने क्या बताया, जैसा मैंने पिछली बार डिस्कस किया, इसका आधार भाषाई आधार बताया इन्होंने, क्योंकि भाषाई समरूपता के आधार पर, या हम कहें अभिलेखों की समानता के आधार पर, जो उच्चारण शैली है भाषा की, उसके आधार पर बिल्कुल सहमत की व्यक्त की इन्होंने, और उनके साथ तमाम सारे इतिहासकारों ने, कि मध्य एशिया ही इनका मूल निवास स्थान है आर्यों का। ओके, तो अब जी हमने ये पॉइंट्स देखे आर्यों का मूल निवास स्थान। अब हम बात करें कि किस प्रकार इनकी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, किस प्रकार इनका समाज था, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर्यों की जो है समाज कैसा था, है ना। तो समाज में सबसे पहले हम बात करें तो इनका समाज एक कबीलियाई समाज था। ये लोग आए जब जनजाति के रूप में, तो कोई ऐसी बहुत बड़ी मात्रा में एक हम बात करें ग्रामीण समाज या फिर शहरी समाज जो एक माइग्रेट करता है, तो उस तरह से बड़ी मात्रा में नहीं थे या बड़ी संख्या में नहीं थे। कबीले टाइप में, जैसे कुछ 20-30 लोग या 50 लोग, इस तरह से कबीले टाइप में यायावर प्रवृत्ति के लोग थे ये। तो इधर उधर रहते, अपना निवास करते हुए या भ्रमण करते रहते थे। तो ये लोग क्या है, इनका मुख्य व्यवसाय हम बात करें तो पशुपालन था, क्योंकि गाय महत्वपूर्ण साधन थी इनकी जीवन यापन में। तो गायों का जो है कहें हम कबीलियाई समाज था। और जो वेद है, वेद के 9वें मंडल में पुरुष सूक्त की व्याख्या मिलती है। तो पुरुष सूक्त में जो है गोत्र व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो हम कहें जो पूर्व वैदिक काल में आर्य थे, या फिर हम इनकी सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो इनका समाज वर्गों में था। और कह सकते हैं कि इनमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो विद्यमान थी। हालांकि जो पिछली बार हमने देखा हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार वो कर्म के आधार पर उनका वर्ग था, ना कि ऐसे कोई जन्म आधार पर या जातिवाद की ऐसी कोई व्यवस्था थी, केवल कर्म के आधार पर ये लोग, ऐसी कुछ व्यवस्था वैदिक काल में भी थी कि गोत्र व्यवस्था। अब गोत्र व्यवस्था की बात करें तो समाज 3 स्तरों पर बटा हुआ था। सबसे पहले जो है पुरोहित आते थे, पुरोहित या फिर हम बात करें ब्राह्मण, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर अंत में अन्य जन आते थे या अन्य लोग, हम बात करें वैश्य शूद्र की, तो ये लोग आते थे, है ना। अब हम बात करें, लेकिन जो समाजी स्तरीकरण था वो समय के साथ आगे की ओर बढ़ता गया। और हम आगे देखेंगे किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्तरीकरण काफ़ी अधिक स्टेज पर पहुंच चुका था।
तो अब पहले हम बात करें कि जो वेद लिखे गए, सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया मुख्य तौर पर पूर्व वैदिक काल में, उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो पुरोहित जो है, या फिर हम बात करें ब्राह्मण ही इन वेदों को लिखा करते थे, इनकी ऋचाओं को वही पढ़ते थे, इनके मंत्रों का वही उच्चारण करते थे। और सबसे पहले हम बात करें तो महत्वपूर्ण भूमिका केवल ब्राह्मणों और पुरोहितों की रही थी, उनके उच्चारण में या फिर उनके अध्यापन में वेदों के। और बाद में जो हम बात करें क्षत्रिय, तो क्षत्रिय वर्ग क्या करता था, जैसे राज्य की तमाम सारी प्रशासन को और जो युद्ध वगैरह होते थे उनका नेतृत्व भी क्षत्रिय वर्ग करता था। और उसके बाद अन्य वर्ग थे दो, वैश्य और मुख्य रूप से शूद्र। तो वैश्य जो व्यापार वाणिज्य या कृषि इन सब की व्यवस्था रखते थे या इस प्रकार के कार्य करते थे। और अंत में हम देखें शूद्र, जो कि इन तीनों वर्गों की सेवा करते थे। हालांकि इतना स्तरीकरण जो है आगे जब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में, उसमें देखेंगे किस प्रकार बढ़ता गया। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही बेहतर मानी जाती है पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वेदिक काल में। तो हम थोड़ा सा ऋग्वेदिक कालीन जो महिलाएं हैं उस पर चर्चा करते हैं ना। तो जो हम बात करें जो जैसा कि वेद था, वेदों में पुरोहित वर्ग या ब्राह्मणों को उनकी अध्ययन अध्यापन में करने का अधिकार था। और साथ ही जो ऋचाएं थी या मंत्र थे उनका उच्चारण करने का केवल उन्हीं के पास अधिकार था। तो हम बात करें महिलाओं की, तो इनको भी अधिकार प्राप्त थे। और काफ़ी सारी विदुषी या हम बात करें विद्वान महिलाएं रहीं, जिन्होंने जो है ऋग्वेद में या फिर करें वेदों में काफ़ी सारी मंत्रों का जो है निर्माण किया और काफ़ी सारे वेदों में जो है खंड भी लिखे। तो इस आधार पर कहते हैं हम काफ़ी, देखो विदुषी महिलाएं जी कुछ दी गई हैं, घोषा, उपासा, लोपामुद्रा, सिक्ता, तमाम सारी जो है विदुषी महिलाएं या विद्वान महिलाएं मिलती हैं। और महिलाओं को जो आजीवन धर्म का और दर्शन का इस प्रकार की मानसिकता रखती थी और इनका जो पालन करती थी जीवन भर, उसे हम ब्रह्मवादिनी कहते थे वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में। और जो आजीवन अविवाहित रहती थी, जो स्त्री विवाह नहीं करती थी, उसको हम अमाजु कहते थे। ये कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। और जैसा कि सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो इनके जो स्थिति कहें हम बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन थी। आप देख पा रहे हो बिल्कुल महिलाओं की उपनयन संस्कार या फिर जो जनेऊ धारण करके इनको वेदों का अध्ययन की अधिकार प्राप्त थे। तो ये सारी अच्छी व्यवस्था कही जाती है। नियोग प्रथा भी थी, महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे एक पति है, एक पत्नी है, उसका पति अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके छोटे भाई या फिर पति के अन्य भाइयों के साथ विवाह करके उसको आगे जीवन निर्वाह करने का अधिकार था। तो इस तरह से कहें तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। पर्दा या फिर हम कहें विवाह यह सब प्रचलन में था, लेकिन पर्दा और ये सब चीज़ें नहीं थी इतनी महत्वपूर्ण। विधवा विवाह बिल्कुल था प्रचलन में। तो हम देखा किस प्रकार महिलाओं की स्थिति। और अगर महिला पर थोड़ा सा 2 मिनट मैं कुछ कहना चाहूँगा कि अगर वर्तमान की बात करें या फिर हम आधुनिक भारत या मध्य भारत में बहुत सारे शासकों के अधीन जो शासनकाल रहा, उसमें देखिए महिलाओं की स्थिति। तो देखिए, क्योंकि एक समाज या फिर एक राज्य, एक देश किससे मिलकर बनता है? पुरुष और महिला, ठीक है, महिला। अब हम बात करें तो देखिए, अब वर्तमान की हम रेशियो से बात करें तो 52% करीब पुरुष हैं और 48% या कुछ ऐसे पॉइंटों में महिलाएं हैं। तो अब जो 2 आधार हैं समाज के, है ना, जब ये दोनों बराबर हैं लगभग, अब इनकी स्थिति देखें हम तो किस प्रकार से आप खुद महसूस कीजिए या फिर प्राचीन भारत में, मध्य भारत में थोड़ा झांक के देखिए वहाँ कैसी स्थिति थी और पुरुषों की कैसी स्थिति थी। जबकि एक समाज का महत्वपूर्ण निर्धारण आधार कौन होते हैं? पुरुष और महिला दोनों। अगर एक पक्ष की या एक स्तंभ की स्थिति खराब है, वो समाज, वो राज्य, वो देश प्रगति नहीं कर सकता। और अगर वह समृद्धि करेगा भी तो काफ़ी विषमताओं के साथ। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा रोल है। इन महिलाओं को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त करने
या देने होंगे उन्हें, तभी एक अच्छे समाज, एक अच्छे बेहतर राज्य और अच्छे देश का निर्माण होगा। ठीक है, तो हम जैसे देख पा रहे हो इतिहास भी हमारा कहता है कि महिलाओं की स्थिति कितनी महत्वपूर्ण रही थी या महत्वपूर्ण मानी जाती थी, जिस प्रकार से ऋग्वैदिक काल में रही। अब आगे हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो जो कबीले होते थे, जैसा कबीलों पर मैंने पहले भी चर्चा की, तो उसका जो प्रशासन था या उसके जो महत्वपूर्ण नेता हुआ करता था, जो कि युद्धों में भाग लेके उसका नेतृत्व करता था, तो उसका चुनाव होता था, जो सैनिक नेता के नाम से जाना जाता था। अब इसका चुनाव कुछ जन परिषदें करती थी, जैसे हम बात करें सभा समिति, विदर्भगढ़, तो हम बात करें इसका चुनाव या नियंत्रण किसके हाथों में था? जन परिषदों के हाथों में। ठीक है, अब महत्वपूर्ण ज़्यादातर ये दोनों समितियां मानी जाती हैं। अब सभा और समिति, जैसे हम बात करें सभा में जो वृद्ध जन होते थे, जो वरिष्ठ लोग होते थे, जो महत्वपूर्ण लोग होते थे, वह इस सभा में बैठते थे या इस सभा के लोग होते थे। और हम दूसरे क्रम में बात करें समिति में, तो सभी कबीले के लोग इस समिति में रहते थे। ठीक है, और विदर्भ जो है इसका वर्णन मिलता है कि जो युद्ध संपत्ति या फिर कोई लूट मार इस प्रकार से होती थी, तो उसको जो है बराबर बांट के रखते थे। तो ऐसे समितियों के निर्माण थे कुछ जन परिषदों के। गढ़ का उल्लेख नहीं मिलता है किस प्रकार था, लेकिन ये महत्वपूर्ण जन परिषदें थी। तो इस प्रकार से जो समाज की हम बात कर रहे हैं, राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो समाज जो है काफ़ी सारे वर्गों में बटा था। जैसे हम बात करें कुल, ग्राम और विश्व में, इस तरह से छोटे छोटे कुल, फिर बड़े और खंड में देखिए हम ग्राम, फिर आगे हम बात करें विश्व, तो इस प्रकार से बटाता आगे जन, फिर जन परिषदें, और इस तरह से आगे बढ़ती की देखेंगे हम आगे की सेगमेंट्स में। तो इस प्रकार से समाज बटा हुआ था, है ना। अब हम आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक स्थिति की बात करें अगर आर्यों की, तो जैसा मैंने बताया वो पशुपालक समुदाय था उनका, पशुपालन ही उनका मुख्य पेशा था। कृषि बाद में आई, क्योंकि समय के साथ जो है आर्य जो है पूर्व में, जैसे बात करें हम सिंधु घाटी या फिर हम बात करें पश्चिमी भाग में बसे, फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ते बढ़ते इन्होंने गंगा नदी की जब विस्तार हुआ, और हम आगे देखेंगे कि 1000 BC तक लोहे की खोज हो चुकी थी, महत्वपूर्ण धातु मिल चुकी थी। तो इस आधार पर जो विशाल जंगल हुआ करते थे यमुना और गंगा नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में, तो उसको काटना आसान हुआ और बेहतर कृषि का नियोजन किया गया। तो इस आधार पर जो है हम आगे की बढ़ेंगे, तो कृषि इनका फिर बाद में प्राथमिक पेशा हो गया। लेकिन ऋग्वैदिक काल की हम बात करते हैं तो महत्वपूर्ण पेशा जो है कौन सा माना जाता था? पशुपालन। अब जैसे हम बात करें तो एक और पॉइंट कहें हम कि जो गंगा जो सिंधु है, सिंधु से लेकर के पूर्वी भाग से, पश्चिमी भाग से लेकर गंगा और यमुना तक के क्षेत्र को आर्य जो है ब्रह्म क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और जो हिमालय है, हिमालय से लेकर यहाँ विंध्याचल श्रेणी तक इसको पूरे को क्या मानते थे? मध्य देश। और जो संपूर्ण जो आर्यों का निवास स्थान है उसको क्या कहते थे? ब्राह्मवर्त। ठीक है, वो सॉरी आर्यवर्त, आर्यवर्त नाम से इसको पुकारते थे या इनका वर्णन मिलता है। तो इस आधार पर देखा हमने आर्थिक व्यवस्था में, और इसमें व्यापार वाणिज्य बिल्कुल अनुपस्थिति था, क्योंकि देखा हमने पशुपालन मुख्य समुदाय था। जब तक एक ग्रामीण सभ्यता नहीं होगी, ग्रामीण सभ्यता के बाद एक शहरीकरण की व्यवस्था नहीं आएगी, तब तक व्यापार वाणिज्य होना नामुमकिन है। तो व्यापार वाणिज्य बिल्कुल अनुपस्थित था। लेकिन पणी वर्ग की चर्चा मिलती है, पणी वर्ग जो व्यापारी वर्ग कहा जाता है, लेकिन मुख्यतः इन्हें अनार्य माना जाता है ना, अनार्य। अब अनार्यों की बात करें तो अनार्य कौन हुए? जो कि हम कह सकते हैं हड़प्पावासी लोग थे। वह कहीं ना कहीं अब उन पे आधिपत्य जमा लिया गया था, तो उनके पास यही था कि उन्होंने धीरे धीरे सोचा कि कबीलों में लड़ाइयाँ कराई जाए। तो इस आधार पर गाय, जैसा मैंने बताया, आर्यों की महत्वपूर्ण साधन थे, तो आर्यों की चोरी वगैरह, आर्यों के गायों की चोरी करते थे जो लोग अनार्य, इसे पड़ी वर्ग कहा जाता है। और फिर आगे बात करें मुद्रा पे, तो मुद्रा के रूप में अब जैसा आप देख पा रहे हो कि व्यापार वाणिज्य नहीं था, तो मुद्रा की क्या आवश्यकता, लेकिन कहीं ना कहीं जो गाय थी उनका विनिमय होता था। तो इस आधार पर मुद्रा के कुछ रूप मिलते हैं, पणी, माफ कीजिए, निष्क और शतमान।
निष्क हालांकि आभूषण के रूप में भी था, क्योंकि सोना तांबा मुख्य धातु हुआ करती थी ऋग्वेदिक काल में। आगे देखेंगे कि लोहा भी हुआ उत्तर वैदिक काल में 1000 BC के बाद। तो निष्क और शतमान जो धातु मिलती हैं मुद्रा के रूप में भी प्रचलन था, और एक हम बात करें तो इसका जो है आभूषण के तौर पे भी यूज़ किए जाते थे। ठीक है, अब आगे की ओर बात करें हम, तो अंत में देखें हम धार्मिक स्थिति को। तो धार्मिक तौर पर जैसे हम बात करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे देवताओं का वर्णन मिलता है, लेकिन उसके बाद भी पूर्व वैदिक काल में एकेश्वरवाद की भावना है। हालांकि बहुदेववादी, क्योंकि बहुदेववादी स्त्री माफ कीजिए 33 कोटियों के देवताओं का वर्णन मिलता है। महत्वपूर्ण देवताओं की बात कर ले हम, इंद्र जो कि वर्षा के देवता माने जाते हैं, इन्हें पुरेंदर भी कहा जाता है। लेकिन देखो, अब जैसे पुरेंदर शब्द आया, जिसका हम बात करें, अगर इसका अर्थ देखें तो पुरों को तोड़ने वाला या किलों को तोड़ने वाला, है ना। अब भाई किले को तोड़ रहा है वो इंसान, जब ऐसी बातें आ रही है, जैसा कि कहा हमने हड़प्पा सभ्यता का वर्णन जो अध्ययन किया, तो हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी योद्धा वर्ग या इस तरह के साक्ष्य या फिर इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं मिलता है। तो जब इस प्रकार का वर्णन मिल रहा है तो कह सकते हैं युद्धों को कौन तोड़ेगा भाई, वो सॉरी जो किले हैं उनको कौन तोड़ेगा, तो विध्वंसक लोग होंगे, उनकी विचारधारा ऐसी थी। तो इससे भी एक पता लगाया जाता है कि हड़प्पा वासियों का इन्होंने सभ्यता पर आधिपत्य जमाया और नई संस्कृति का विकास हुआ। तो इस आधार पर यह भी बनता है पॉइंट कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में आर्यों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। और एक और ऋग्वेद में मिलता है, हरियप्पन शब्द मिलता है, जिसको हड़प्पा से जो है इंटरकीट किया जाता है। तो इससे भी माना जाता है कि आर्यों ने ही इस सभ्यता का पतन में जो है अपना हाथ बनाया। और कह सकते हैं हम बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता के पतन में भी आर्यों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। और कुछ और देवता कहें तो अग्नि देवता, जो कि एक इंसान जो अनुष्ठान कराता है उसके और देवताओं के मध्य मीडिएटर का काम करता था अग्नि देवता। तो और अगले वरुण देवता आते हैं, तो वरुण देवता इन्हें नैतिकता के आधार पर देखा जाता है। तो इस प्रकार देवताएं, इनका धार्मिक व्यवस्था रही। तो इसी के साथ हमने देखा कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे वैदिक काल में, मुख्यतः पूर्व वैदिक काल में। और आगे की ओर बढ़ते हुए हम अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे उत्तर वैदिक काल की, जहां हम देखेंगे महत्वपूर्ण चीज़ों को कि किस प्रकार से 1000 BC के बाद लोहे जैसी धातु की खोज हो गई और एक अच्छी संस्कृति आगे की ओर बढ़ी। फिर देखेंगे किस प्रकार धार्मिक अस्थिरता आई और जो है विभिन्न प्रकार से नास्तिक धर्मों का उदय हुआ। फिर अगले वीडियो में देखेंगे हम जैन धर्मों, बौद्ध धर्मों का 500 या 600 BC के बाद इनका उदय हुआ। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और उम्मीद है आप सबको ये सेगमेंट पसंद आ रहे होंगे। और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेहतरीन तरीके से इसका अध्ययन कीजिए। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।